हेलो फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 10 से सेक्शन 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 10 कहता है पर्सन्स व्हेन मे बी अडॉप्टेड। कैसे कौन सा पर्सन अडॉप्ट किया जा सकेगा। इसका सब क्लॉज फर्स्ट कहता है ए हिंदू, जो धर्म से हिंदू हो। क्या हो? जो धर्म से हिंदू हो, बाय रिलीजियस हिंदू हो। सेकंड, नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, वो इसके पूर्व किसी के द्वारा एडॉप्शन नहीं किया गया हो, मतलब उसका गोद कोई पहले ना ले चुका हो। और थर्ड, हैज नॉट बीन मैरिड, वह मैरिड ना हो, वह मैरिड ना हो। लेकिन अगर वहां की कोई प्रथा या कोई ऐसा रूल है कि जो मैरिज के बाद भी उसको लिया जा सकता है, तो उस कंडीशन को छोड़ करके शेष कंडीशन में मैरिड होगा तो उसको एडॉप्शन नहीं किया जा सकेगा। इसका फोर्थ कहता है हैज नॉट बीन कंप्लीटेड एज ऑफ 15 इयर्स, वो 15 साल पूरा ना किया हो, 15 साल से पहले उसको हम गोद ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि यदि वो जहां पर जिसको गोद ले रहे हैं वो जहां पर है वहां पर कोई ऐसा रूल या प्रथा है या कोई ऐसी नियम कानून वहां का है जिसके अनुसार 15 के बाद भी उसको लिया जा सकता है, उस कंडीशन को छोड़ करके शेष में 15 साल पूरा करने के पहले ही उस चाइल्ड को हम एडॉप्शन या एडॉप्टेड कर सकते हैं। ये इसका सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 11, अदर कंडीशंस फॉर ए वैलिड एडॉप्शन, कुछ अन्य और कंडीशन है जिस पे हम लीगल या विधिक एडॉप्शन के लिए होंगी। वो क्या कंडीशन है? इसका सब क्लॉज 1 कहता है कि इफ ए सन, अगर हम किसी सन को या किसी मेल पर्सन को हम गोद ले रहे हैं, अडॉप्टेड कर रहे हैं, मस्ट नॉट हैव ए हिंदू सन, उस हिंदू के कोई हिंदू औलाद नहीं होनी चाहिए। मतलब उस व्यक्ति की कोई सन नहीं होना चाहिए, जीवित नहीं होना चाहिए उसका सन, या उसके सन का सन, लड़के का लड़का और उस लड़के का भी लड़का जीवित नहीं होना चाहिए, तभी वो किसी मेल को अडॉप्टेड कर सकता है। क्या चीज? वो जो एडॉप्शन में ले रहा है, मेल को ले रहा है, तो उसका सन नहीं हो, सन का सन नहीं हो, और फिर सन के सन का सन ना हो, मतलब 3 पीढ़ियों तक उसका बेटा ना हो, तब वो बेटा ना हो, बेटे का बेटा मतलब पोता ना हो, और पोते का भी लड़का ना हो, तब वो उसको वैलिड कहेंगे, उसके बच्चे को गोद लिया जा सकता मेल को। अगर हम कोई फीमेल, इसका सब क्लॉज सेकंड कहता है कि अगर हम फीमेल को ले रहे हैं, इफ ए डॉटर, कोई डॉटर को ले रहे हैं, मस्ट नॉट हैव ए हिंदू डॉटर, उसके कोई एक पुत्री, हिंदू पुत्री नहीं होनी चाहिए, और उसके बेटे के भी कोई पुत्री मतलब उसकी पोती नहीं होनी चाहिए। अगर उसके क्या है, उसकी पुत्री ना हो और उसके पुत्र की भी पुत्री ना हो, तो वो डॉटर को, लड़की को गोद ले सकता है। इसका सब क्लॉज 3 कहता है इफ एडॉप्शन बाय ए मेल, अगर कोई मेल पर्सन किसी को गोद ले रहा है, मेल पर्सन गोद ले रहा है, और गोद लेने वाला बच्चा क्या है? फीमेल है, गोद लेने वाला बच्चा फीमेल है, तो वह पर्सन जो बच्चे को गोद ले रहा है, बच्चे से 21 साल बड़ा होना चाहिए, कम से कम बच्चे से 21 साल वह पर्सन बड़ा होना चाहिए। इसका सब क्लॉज 3 कहता है अगर कोई मेल किसी फीमेल को गोद ले रहा है, अडॉप्टेड कर रहा है,
तो उस बच्ची से जिसको वो गोद ले रहा है वो कम से कम 21 ईयर्स बड़ा होना चाहिए। इसका फोर्थ का पार्ट कहता है इफ एडॉप्शन बाय ए फीमेल, अगर कोई महिला गोद ले रही है और गोद लेने वाला चाइल्ड मेल है मतलब लड़का है, अगर वो लड़का है तो वो फीमेल उस लड़के से कम से कम 21 साल बड़ी होनी चाहिए। अगर वो फीमेल 21 साल बड़ी नहीं है या 21 साल से ज्यादा नहीं है तो उसका एडॉप्शन वैलिड नहीं होगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट कहा सेम चाइल्ड में नॉट बी अडॉप्टेड बाय 2 और मोर पर्सन, एक ही बच्चे को 2 या 2 से ज्यादा लोग गोद नहीं ले सकते। 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग सेम बच्चे को गोद नहीं ले सकते। इसका सिक्स पार्ट कहता है गिवन एंड टेकन इन एडॉप्शन बाय पेरेंट्स। गिवन एंड टेकन बाय पेरेंट्स मतलब हमने बच्चे को किसी को दे दिया और किसी ने बच्चे को लिया। एडॉप्शन गिवन एंड टेकन, दे दिया एक बार तो दे दिया, वो बच्चा फिर वापस दूसरे को नहीं, अडॉप्टेड बच्चा फिर दूसरे वापस नहीं किया जा सकता और वापस फैमिली में वो राइट नहीं पाएगा और जो जिसने दिया है वो उसको वापस नहीं ले सकता। ये गिवन एंड टेकन कंडीशन है। इसका सेक्शन 12 में आ जाते हैं। सेक्शन 12 कहता है इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। इसमें क्या होता है, सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कई जुडिशियल एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्शन का इफेक्ट क्या क्या आएगा। इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ए एडॉप्शन, उसका जिस दिन से गोद लिया जाएगा, जिस दिन से उस बच्चे को अडॉप्ट किया जाएगा, उस दिन से जिसने अडॉप्ट किया उसमें से उसके सारे राइट क्रिएट हो जाएंगे। सारे राइट जिसने गोद लिया उसके उसमें क्रिएट हो जाएंगे और जिसने गोद दिया, जिसका बच्चा था उसने जिस गोद दिया वहां से उसके सारे राइट खत्म हो जाएंगे और जितने भी रिश्ते थे वो जिसने गोद लिया इसमें रिश्ते कन्वर्ट हो जाएंगे और जिसने गोद दिया वहां से उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ना तो वो फादर रहेगा, ना मदर रहेगा, ना सिस्टर रहेगा और ना ही भाई रहेगा। वहां से वो सारे रिश्ते क्लोज हो जाएंगे और नए रिश्ते कहाँ हो जाएंगे, जिसने उसको अडॉप्ट किया यहाँ पर से उसके रिश्ते नए हो जाएंगे जिस डेट से वो बच्चा अडॉप्ट किया जाता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका इसमें से कुछ इसके जो है अपवाद भी हैं। ये तो उन्होंने कहा कि जिस दिन से गोद लिया जाएगा उस दिन से ऐसा हो जाएगा, उसी डेट से ये चालू हो जाएंगे कि सारे रिलेशन जो लेगा यहाँ हो जाएंगे और जो देगा वहां से सारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, उनमें से फर्स्ट है कैन नॉट मैरी बोथ प्रोहिबिटेड। बोथ प्रोहिबिटेड मीन्स कि जिसने गोद लिया इसके प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में वो मैरिज नहीं कर सकेगा। लेकिन जिसने गोद दिया, जिसने अडॉप्टेड दिया, जिसका बच्चा था उसने दिया, उसके भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में वो मैरिज नहीं कर सकेगा। वहां से तो सारे रिलेशन खत्म हो गए थे, लेकिन अब एक कंडीशन आ गई कि वहां से भी जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप थे उनमें भी ये मैरिज नहीं कर सकेगा। अब इसका बी क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी बिफोर द एडॉप्शन शैल कंटिन्यू। अगर कोई भी प्रॉपर्टी गोद लेने के पहले, मतलब किसी को गोद देने के पहले अगर वहां पर उसकी कोई प्रॉपर्टी उसमें निहित थी, मतलब उस बच्चे की थी, तो वो प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगी। जब कोई पर्सन उसको अडॉप्ट करता है तब भी उसके पास प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन क्या होगा, सेक्शन 3 कहता है नॉट डिप्राइव नॉट डाइवर्स्ड विच वेस्टेड इन हिम। लेकिन जो वहां पर कहा जहां से अडॉप्शन ले रहा था वहां से जो उसको प्रॉपर्टी उसके बाद बाय सक्सेशन मिलनी थी वो अब नहीं मिलेगी, वो अब उसको प्रॉपर्टी
नहीं मिलेगी, मतलब उसके फादर की प्रॉपर्टी, सपोज करते दो सन है ए और बी, और ए को उसने गोद दे दिया है, अब सन बी बचा, तो उसकी प्रॉपर्टी केवल सन बी को मिलेगी, ए को नहीं मिलेगी, क्योंकि ए के सारे राइट कहाँ क्रिएट हो गए, जिसने उसको अडॉप्ट किया वहां पर उसी दिन से राइट क्रिएट हो गए जिस दिन से अडॉप्शन दिया गया। अब एडॉप्शन के पहले अगर उसकी प्रॉपर्टी कोई उसमें थी, उसकी थी, तो वो कंटिन्यू रहेगी। अब इसका सेक्शन 13 कहता है कि राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब उसका अधिकार क्या होगा अडॉप्टिव का, द एडॉप्शन डज नॉट डिप्राइव द अडॉप्टिव पर्सन डिस्पोज बाय ट्रांसफर बाय विल। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद दे देता है तो उसका ये राइट नहीं खत्म हो जाता है कि वो किसी विल के द्वारा या दान के द्वारा उसको प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। वो उसका राइट मेंटेन है, वो चाहे तो विल के द्वारा उस बच्चे को जिसको गोद दिया है, चाहे तो दान के द्वारा या अदर कोई उसका रूल है उसके द्वारा अपनी इच्छा से उसको दे सकने में कोई उसमें पाबंदी नहीं है, उसको मना नहीं किया। पर स्वेच्छा से, मतलब ऐसे चाहे तो वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। अगर कोई एग्रीमेंट किया गया, अगर अडॉप्शन के समय कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि इस प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट में है कि इसको ऐसा दिया जाए, लेकिन वो एग्रीमेंट इस एक्ट के तहत होगा तभी लीगल होगा, अदरवाइज वो एग्रीमेंट नहीं होगा। और अगर उस एग्रीमेंट में अगर कुछ ऐसा कहा गया कि इसको प्रॉपर्टी ये जाएगी या नहीं जाएगी, ऐसा होगा, तो वो एग्रीमेंट अगर इस एक्ट के तहत है तो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो इसमें सेक्शन 13 में ये कहा कि उसका राइट ये मेंटेन रहेगा कि वो चाहे तो विल के द्वारा चाहे गिफ्ट के द्वारा उसको प्रॉपर्टी जिसको गोद दिया है बच्चे को उसको दे सकता है। पर उसके सारे सक्सेसिव राइट कहां पर क्रिएट हो जाएंगे, जिसने गोद लिया है वहां क्रिएट हो जाएंगे। अब सेक्शन 14 क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। जिसको किसी ने अडॉप्शन में किया है उसमें उसकी मदर कौन कहलाएगी, ये इसमें बताया गया सेक्शन 14 में। अगर कोई पर्सन उसको गोद लेता है और उस पर्सन की वाइफ एक है और वो जीवित है, तो जो जीवित वाइफ है वो उसकी एडॉप्टिव मदर कहलाएगी, वो उसकी गोद ली हुई माता कहलाएगी। अब सेकंड कहा, इसका सब क्लास 2 कहा, अगर उसके एक से ज्यादा पत्नियां हैं जिसने गोद लिया, तो उसमें जो सीनियर मोस्ट होगी, जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी मीन्स जो सबसे पहली पत्नी होगी, जो उसकी सबसे पहली पत्नी होगी, वो उसकी एडॉप्टिव मदर कहलाएगी। और उसके बाद मतलब उसके अलावा जो सीनियर मोस्ट जो सबसे पहली पत्नी थी वो एडॉप्टिव मदर कहलाई, और जो रेस्ट हैं जो बाकी हैं वो उसकी स्टेप मदर कहलाएंगी। वो जो शेष पत्नियां हैं वो क्या कहलाएंगी, स्टेप मदर उस बच्चे की कहलाएंगी। इसका थर्ड कहता है विडोवर और अनमैरिड। कोई पर्सन, कोई मेल पर्सन अगर किसी को गोद लेता है और वो उस समय उसकी कोई पत्नी नहीं है, विडोवर है, उसकी कोई पत्नी नहीं है या वो कुंवारा है, और गोद लेने के बाद उसकी मैरिज कर लेता है, वो उसकी मैरिज हो जाती है जब वो उस बच्चे को गोद ले चुका है, तो जो माँ आएगी, जो वाइफ उसकी आएगी, वो उसकी एडॉप्टिव मदर नहीं कहलाएगी, वो उसकी स्टेप मदर कहलाएगी, क्योंकि उसके पहले वो बच्चा गोद लिया जा चुका था, उसके बाद वो आई है, इसलिए वो स्टेप मदर कहलाएगी। इसका सब क्लास 4 कहता है विडो और अनमैरिड। विडो और अनमैरिड, कोई महिला अगर है जिसने गोद लिया और वो उस समय विडो है जिस समय उसने गोद लिया, या कुंवारी है अनमैरिड है उसने तब गोद लिया, और गोद लेने के बाद वो मैरिज कर लेती है, गोद लेने के बाद वो मैरिज कर लेती है, तो जो हस्बैंड उसका होगा वो स्टेप फादर कहलाएगा। इसलिए स्टेप फादर कहलाएगा, वो फादर नहीं कहलाएगा, स्टेप फादर कहलाएगा, क्योंकि उसने पहले ही गोद उसको ले लिया था और उसके बाद में वो हस्बैंड आया,
इसलिए वो स्टेप फादर कहलाएगा। अब इसका सेक्शन 15 क्या कहलाता है? वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड। जो विधिक अडॉप्शन है, जो नियम के द्वारा गोद लिया गया, वो हमारा कैंसिल नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर हमने गोद नियम से ले लिया और किसी ने नियम से हमको गोद दे दिया तो वो कैंसिल नहीं किया जा सकता। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम इस बच्चे को गोद अब नहीं ले लेंगे, जब बच्चा अपना वापस ले लो। और ना ही तो जिसने गोद इस नियम से दिया है वो देने के बाद ये कहता है कि नहीं, हम अपना गोदनामा कैंसिल कर रहे हैं और हमारा बच्चा हमको वापस कर दो। तो इसमें ऐसा नहीं होता। अगर वैलिड अडॉप्शन है तो वन टाइम होगा, वो कैंसिल नहीं हो सकता। ये सेक्शन 15 कहता है। सेक्शन 16 इसका कहता है प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन। उसमें कहा गया कि अगर कोई अडॉप्शन का डॉक्यूमेंट बनता है, एनी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, किसी भी नियम से गोदनामा बनता है, किसी नियम से गोदनामा बनता है और उस पर गोद लेने वाला और गोद देने वाले के बाकायदा हस्ताक्षर हैं, तो और वह गोदनामा प्रोड्यूस बिफोर एनी कोर्ट, वो किसी कोर्ट के सामने दिया जाता है, जिसमें से दोनों के गोद लेने वाले के और गोद देने वाले के, मतलब अडॉप्शन करने वाला और अडॉप्शन देने वाला दोनों के सिग्नेचर हैं। तब क्या होगा कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी। जब उसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगी और तभी वो उसका डिनाई या प्रूव कर सकती है। जबकि कोई उसको आकर के ये सिद्ध कर दे, कोई आकर के कहे, कोई आकर के बताए या कोई प्रूव करे कि ये करेक्ट नहीं है। गिविंग एंड टेकिंग adoption compliance unless and until it is deprived। इसमें कहा गया है कि अगर कोई एडॉप्शन के लिए कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनता है और देने वाला और लेने वाला दोनों के सिग्नेचर हैं और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा और तभी उसको डिनाई कर सकता है। जबकि कोई मना करने के आ जाए, प्रूव कर दे कि ये वैलिड नहीं था, उसके पहले कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी और मानेगी कि वो अडॉप्शन में लिया गया है। अब इसका सेक्शन 17 कहता है प्रोहिबिशन बाय सर्टेन पेमेंट। इस गोदनामे में इसका क्लास 1 कहता है नो पर्सन शैल रिसीव एनी पेमेंट एडॉप्शन ऑफ एनी पर्सन। किसी व्यक्ति को गोद लेने पर कोई भी पेमेंट ना तो लिया जाएगा और ना ही दिया जाएगा और ना ही लेने और देने का कोई ऐसा करार किया जाएगा, ना ही भविष्य में कोई ऐसा लेने देने का करार किया जाएगा। ना तो पेमेंट लिया जाएगा और ना ही पेमेंट दिया जाएगा और ना ही कभी इसका लेने और देने का कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, इसका सब क्लास 2 कहता है, अगर कोई व्यक्ति इस सेक्शन 1 सब क्लास 1 का विरोध करता है, मतलब पेमेंट लेता है या देता है या लेने का या देने का कोई ऐसा करार करता है जो इस नियम के विरुद्ध है, सेक्शन 1 के विरुद्ध है, तो उसे 6 महीने का कारावास, 6 मंथ का उसको पनिशमेंट या फाइन या 6 मंथ पनिशमेंट विद फाइन, दोनों से वो पनिशमेंट किया जा सकता है। ये इसका सेकंड पार्ट कहता है, सब क्लास 2 कहता है। अब सब क्लास 3 कहता है लेकिन इसका कोई भी प्रोसिक्यूशन या इसका कोई भी अभियोग तभी फाइल होगा जब स्टेट गवर्नमेंट से वो परमिट हो जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको परमिट कर देगा, तभी उस पर कोई अभियोग या प्रोसिक्यूशन पंजीकृत होगा, अदरवाइज कोई अभियोग पंजीकृत नहीं होगा। ये सेक्शन 17 का सब क्लॉज 3 कहता है।
तो इसके सेक्शन बहुत इजी थे, सेक्शन 10 टू सेक्शन 17 ये समझ में आ गए होंगे। सेक्शन 10 में कहा गया कि किसको अडॉप्ट किया जा सकता है, कौन होगा जिसको हम ले सकते हैं वो। सेक्शन 11 में कहा गया उसकी वैलिड कंडीशंस, उन 4 को छोड़ करके और क्या होंगी वो सारी वैलिड कंडीशन इसमें बता दी कि उसका सन का सन और उसका सन नहीं होना चाहिए, डाटर है तो उसकी डाटर नहीं होनी चाहिए और उसके सन की भी डाटर नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 12 में कहा इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्शन का इफेक्ट क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन था उसको क्लियर किया। सेक्शन 13 में कहा राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टी को कैसे कर सकते हैं, उनमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं कि विल से या दान से उसको ना दे सकता हूँ, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। और सेक्शन 14 में डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस, कि उनमें से मदर कौन कहलाएगी, एडॉप्टिव मदर कौन कहलाएगी और स्टेप मदर्स कौन कहलाएंगे, एडॉप्टिव फादर कौन कहलाएगा और स्टेप फादर कौन कहलाएगा। सेक्शन 15 में वैलिड एडॉप्शन कब कैंसिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता उसके बारे में बताया। सेक्शन 16 में प्रिस्क्रिप्शन टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा जिसमें सिग्नेचर होंगे तो कब माना जाएगा नहीं माना जाएगा। सेक्शन 17 में कहा प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, उसमें कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, अगर लिया जाता तो 6 मंथ का या फाइन से सजा उसकी हो सकती है या दोनों से हो सकती है। तो ये सेक्शन 10 टू सेक्शन 17 समझ में आ गए होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है मेंटेनेंस का, सेक्शन 18 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।